गुड मॉर्निंग डियर ऑल स्टूडेंट्स। और बेटा आज का अपना ये 4th लेक्चर है और 4th लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे एक बहुत अच्छा चैप्टर है ना, और फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है बेटा, और जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स, है ना। ये 12th का पार्ट है ना। केमिकल काइनेटिक्स जिसे हिंदी में कहते हैं रासायनिक बल गतिकी, ठीक है, रासायनिक बल गतिकी। कल अपन ने कंप्लीट कर लिया था बेटा, कल 3 लेक्चरों में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कंप्लीट कर लिया था, और आज 4th लेक्चर में अपन कंप्लीट करने जा रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स, है ना। मतलब इसे आज स्टार्ट कर रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बल गतिकी। और जनरली क्या होता है बेटा, इस चैप्टर में अपन जो स्टडी करेंगे, सबसे पहले वो बताना चाह रहा हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें अपन स्टडी करेंगे, है ना। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि जितनी भी केमिकल रिएक्शन होती है, ठीक है, इस टॉपिक में अपन, इस चैप्टर में अपन क्या स्टडी करेंगे। मतलब ये फिजिकल केमिस्ट्री की एक ब्रांच होती है ना। फिजिकल केमिस्ट्री की एक ब्रांच है जिसमें अपन किसी भी केमिकल रिएक्शन के रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। तो किस किस के बारे में स्टडी करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन, है ना। फर्स्ट नंबर पे रेट ऑफ रिएक्शन मतलब अभिक्रिया की दर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सेकंड नंबर पे होता है जो अभिक्रिया संपन्न हो रही तो उसकी क्रिया विधि, उसकी मैकेनिज्म के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। मतलब उसकी मैकेनिज्म के बारे में स्टडी करेंगे, सेकंड नंबर पे बात करते हैं। एंड थर्ड नंबर की बात करते हैं बेटा, तो इसमें क्या अपन स्टडी करेंगे, जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होता है, ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर पे रेट ऑफ रिएक्शन, सेकंड नंबर पे उसकी मैकेनिज्म, एंड थर्ड नंबर पे फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो जनरली होता क्या, केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। केमिकल मीन्स होता है रासायनिक, और काइनेटिक्स मतलब होता है गति की, कि कोई भी केमिकल रिएक्शन किस टाइप से गति की, मतलब तो उसके स्पीड के आधार पर, ठीक है। तो सबसे पहले एक पहला पॉइंट लिखना, ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड, है ना। मतलब गति के आधार पर अभिक्रिया, है ना। गति के आधार पर अभिक्रिया कितने टाइप्स की होती है, 3 टाइप्स की होती है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड, तो स्पीड के आधार पर जो केमिकल रिएक्शन होती है बेटा कितने टाइप्स की होती है, 3 टाइप्स की होती है, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे याद रखना, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड, स्पीड के आधार पर या गति के आधार पर जो अभिक्रिया होती है 3 प्रकार की होती है। फर्स्ट नंबर पे होती है वेरी फास्ट, लिखो। फर्स्ट नंबर पे होती है बेटा वेरी फास्ट रिएक्शन, वेरी फास्ट रिएक्शन, वेरी फास्ट रिएक्शन, है ना, वेरी फास्ट रिएक्शन। अति तीव्र अभिक्रिया, तो अति तीव्र अभिक्रिया क्या होती है, तो ऐसी अभिक्रिया जो आयनों के मध्य होती है ना। ऐसी अभिक्रिया जो आयनों के मध्य होती है, जो आयन्स के मध्य होती है, जो आयन के बीच में जो रिएक्शन होती है उसको होती है वो वेरी फास्ट होती है। फॉर एग्जांपल जैसे बात करते हैं, ठीक है। देखो क्या होता है बेटा कि जब HCl की रिएक्शन, ये HCl की रिएक्शन जब आप किसके साथ कराते हैं, NaOH के साथ कराते हैं, किसके साथ कराते हैं, NaOH के रूप में कराते हैं, तो किसका फॉर्मेशन होता है बेटा, तो यहाँ पे फॉर्मेशन होता है, क्या होता है, NaCl प्लस H2O। किसका फॉर्मेशन होता है, NaCl प्लस H2O। तो यहाँ पे आयन के फॉर्म में कैसे कि HCl को डिसोसिएट करोगे किस में डिवाइड होगा, यहाँ पे H प्लस आयन, Cl माइनस आयन, Na प्लस आयन, OH माइनस आयन। तो जब आयनों के मध्य जो रिएक्शन होती है वो कैसी होती है, वेरी फास्ट होती है। आई बात समझ में, ठीक है। तो जितनी भी आयनिक प्रजातियों की, जितनी भी आयनिक स्पीसीज की जितनी भी रिएक्शन होती है वो सारे कैसी होती है, वेरी फास्ट होती है, अति तीव्र अभिक्रिया होती है, ठीक है। हो गया के लिए अति तीव्र अभिक्रिया, नोट डाउन करो जल्दी कि अति तीव्र अभिक्रिया होती क्या है। तो ऐसी अभिक्रिया जो आयनों के मध्य होती है, ठीक है, या इसको आयनिक अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, आयनिक रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है। इसे इज नोन एज आयोनिक रिएक्शन, है ना, इज नोन एज आयोनिक रिएक्शन, ठीक है। और ये जो कंप्लीट होती है बेटा, ये होती है 10 टू द पावर 14 टू, है ना, 10 टू द पावर 14 टू 10 टू द पावर 16 सेकंड में कंप्लीट हो जाती है ना। 10 टू द पावर 14 टू 10 टू द पावर 16 सेकंड में कैसी हो जाती है बेटा, ये कंप्लीट हो जाती है, ठीक है, याद रखना, है ना। हाँ, एक चीज और याद रखना कि जितने भी अति तीव्र अभिक्रिया होती है, तो अति तीव्र अभिक्रिया से अपन किसको डिटरमाइन नहीं कर सकते, तो रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन नहीं कर सकते, मतलब अभिक्रिया की दर को ज्ञात नहीं कर सकते। कौन सी रिएक्शन से, वेरी फास्ट रिएक्शन से। अति तीव्र अभिक्रिया से किसी भी अभिक्रिया की दर को ज्ञात नहीं कर सकते। आई बात समझ में, किसी भी अभिक्रिया को ज्ञात नहीं कर सकते, ठीक है। सेकंड, AgCl प्लस AgCl या AgCl प्लस NaNO3 का फॉर्मेशन होगा, है ना। AgCl किसके रूप में होता है, एक PPT के फॉर्म में प्राप्त होगा, ठीक है, जिसको कहते हैं प्रेसिपिटेट, अवक्षेप के रूप में प्राप्त होगा, ठीक है। तो ये भी कैसी रिएक्शन है, वेरी फास्ट रिएक्शन है, क्योंकि Ag प्लस आयन, NO3 माइनस आयन, Na प्लस आयन एंड Cl माइनस आयन, एक केटायन है, दूसरा क्या है, एनायन है। क्लियर बेटा, आया समझ में आप लोगों को, ओके, है ना। नेक्स्ट लिखना,
वेरी फास्ट के बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन होती है बेटा ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड के आधार पर जो सेकंड टाइप्स होता है वो होती है वेरी स्लो रिएक्शन, है ना। कैसी होती है? वेरी स्लो रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन। लिखो वेरी स्लो रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन, है ना, वेरी स्लो रिएक्शन। तो अति मंद अभिक्रिया, तो अति मंद अभिक्रिया क्या होती है? जो काफी लॉन्ग टाइम तक चलती रहती है ना, जो कई दिन, कई महीने या कई सालों तक चलते रहती है, वो होती है अति मंद अभिक्रिया होती है। ठीक है, काफी डे भी ले सकती है, वीक भी ले सकती है और मंथ भी ले सकती है ना। डे, मंथ और वीक में जो चलते रहती है, सॉरी डे, वीक एंड मंथ में जो चलते रहती है वो होती है वेरी स्लो रिएक्शन होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पर जंग लगना। अब लोहे पर जंग अचानक एक दिन में नहीं लगता है, वो कई दिन भी ले सकता है, कई महीने भी ले सकता है और कई वर्ष भी ले सकता है। ठीक है, तो वेरी स्लो रिएक्शन, रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पर जंग लगना, ये किसका एग्जांपल है? तो ये वेरी स्लो रिएक्शन का एग्जांपल है। लिखो रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन, है ना, रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, हो गया क्लियर। नेक्स्ट होती है मॉडरेट रिएक्शन, मध्यम अभिक्रिया। जो मंद अभिक्रिया होती है, ना तो वो वेरी स्लो होती है ना ही वेरी फास्ट होती है, वो दोनों के बीच में होती है, तो मॉडरेट रिएक्शन जिसे कहते हैं। लिखो मॉडरेट रिएक्शन, जो थर्ड नंबर पे होती है बेटा वो होती है मॉडरेट रिएक्शन। कौन सी होती है? मॉडरेट रिएक्शन, है ना, मॉडरेट रिएक्शन। है ना, मॉडरेट रिएक्शन। ठीक है, या मंद अभिक्रिया बोल सकते हैं। किसके मध्य होती है? अणुओं के मध्य होती है। H2O प्लस O2 में, किसमें कट होता है? 2H2O प्लस O2 में। ठीक है, तो देखो ये मॉलिक्यूल के बीच में हो रही है ना, कि H2O2 कितने मोल? यहाँ पे 2 मोल। जब इसको डिसोसिएट किया जाता है तो किसमें कट होता है? 2H2O प्लस O2 में डिसोसिएट होता है, विघटित होता है। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन होती है वो कैसी होती है? मॉडरेट रिएक्शन होती है। कैसी होती है? मॉडरेट रिएक्शन होती है। और इसी रिएक्शन के माध्यम से, इसी रिएक्शन के माध्यम से अपन किसका मापन कर सकते हैं? तो इसी रिएक्शन के माध्यम से अपन रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन कर सकते हैं। अभिक्रिया की दर को इसी अभिक्रिया से अपन ज्ञात कर सकते हैं। कौन सी अभिक्रिया से? तो मंद अभिक्रिया से ज्ञात कर सकते हैं, ना कि तीव्र अभिक्रिया से, ना कि अति तीव्र अभिक्रिया से, ना ही अति मंद अभिक्रिया से। तो ज्ञात किससे करते हैं? मॉडरेट रिएक्शन से ज्ञात करते हैं। ओके, क्लियर हो गया? नोट डाउन करो जल्दी जल्दी, फास्ट, है ना, याद रखना। जैसे बात करते हैं हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, है ना, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। अब एस्टर की बात करते हैं बेटा, तो एस्टर में क्या होता है? तो एस्टर में क्या होता है? जैसे ये कार्बोनिल कंपाउंड्स होता है, कार्बोनिल कंपाउंड्स, ये कार्बोनिल कंपाउंड्स, है ना। अगर एक साइड R जोड़ दिया जाए, दूसरा साइड OR डैश जोड़ दिया जाए, तो किसका एग्जांपल? ये क्या, किसका फंक्शनल ग्रुप होता है? तो ये होता है एस्टर का फंक्शनल ग्रुप होता है। किसका होता है? एस्टर। तो हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, देखो हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, है ना, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर की बात करते हैं तो एक जगह अपन ने लिख लिया, जैसे बात करते हैं CH3COOC2H5, है ना, CH3COOC2H5। अब CH3COOC2H5 की रिएक्शन जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं, किसके साथ कराते हैं बेटा? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं तो क्या बन जाएगा? जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं तो सबसे पहले बनता है सोडियम एसीटेट। ठीक है, CH3COONA प्लस क्या बन जाएगा? तो C2H5OH, C2H5OH, याद रखना। ये किसका एग्जांपल है? तो ये मॉडरेट रिएक्शन का एग्जांपल है। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड, स्पीड के आधार पर जो रिएक्शन होती है कितने टाइप्स की होती है? 3 टाइप्स की होती है। फर्स्ट नंबर पे होती है वेरी फास्ट रिएक्शन होती है, सेकंड नंबर पे होती है वेरी स्लो रिएक्शन होती है, एंड थर्ड नंबर पे होती है मॉडरेट रिएक्शन होती है। अति तीव्र अभिक्रिया, अति मंद अभिक्रिया और मंद अभिक्रिया। तो फाइंड आउट किससे करते हैं रेट को? तो मॉडरेट रिएक्शन से फाइंड आउट करते हैं। कोई डाउट आपको? नो डाउट। सेकेंड टॉपिक बेटा, है ना, सेकेंड लिखो, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन, जल्दी लिखो, रेट ऑफ रिएक्शन, है ना, रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन।
रेट ऑफ रिएक्शन, जिसे कहते हैं ROR। क्या कहते हैं? ROR, रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की दर, है ना। रेट ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया की दर, नोट डाउन करो, रेट ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया की दर। तो वह दर जिस पर, है ना, यहां पे क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन में क्या हो सकता है कि चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टेकन टाइम, ठीक है, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टेकन टाइम, सांद्रता में परिवर्तन बटे समय अंतराल, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टेकन टाइम में, ठीक है, मतलब सांद्रता में, ठीक है, सांद्रता में परिवर्तन। तो किसकी सांद्रता में परिवर्तन? तो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में जो चेंजेस होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर प्रोडक्ट, है ना, जो परिवर्तन होता है किसके साथ? समय अंतराल में, जिस समय अंतराल में अभिकारक होता है। स्मॉल r इज इक्वल टू प्लस माइनस dx अपॉन dt। ओके, मतलब सांद्रता में परिवर्तन बटे समय अंतराल, इसकी जो वैल्यू होती है प्लस में भी होती है और माइनस में भी होती है। ओके, अब प्लस में किस कंडीशन में होती है और माइनस में किस कंडीशन में होती है, याद रखना, जब स्मॉल d इज इक्वल टू dx अपॉन dt। अब ये प्लस में किस कंडीशन में, माइनस में किस कंडीशन में? तो स्मॉल r इज इक्वल टू प्लस dx अपॉन dt कब होता है और स्मॉल r इज इक्वल टू माइनस dx अपॉन dt कब होता है? अब ध्यान दो, कैसे देखेंगे यहां पर? तो यहां पे ये देखोगे कि देखो यहां पे सबसे पहले होता क्या है, तो देखो जब किसी रिएक्टेंट को किस में कन्वर्ट करते हैं? प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं, है ना। जब भी किसी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं, जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है जब टाइम 0 होता है ना, जब टाइम कैसा होता है बेटा? 0 होता है, तो रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन होती है वो कैसी होती है? 100% होती है। कैसी होती है? 100% होती है। एंड प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन होती है वो कैसी होती है बेटा? 0% होती है ना। अभिकारक की सांद्रता 100% होती है और उत्पाद की सांद्रता कैसी होती है? 0% होती है। किस कंडीशन में? जब समय कैसा होता है? 0 सेकेंड होता है। लेकिन कुछ समय पश्चात, है ना, कुछ समय पश्चात, है ना। अब कुछ समय पश्चात क्या होता है? तो कुछ समय पश्चात क्या होता है कि t सेकेंड बाद, है ना, तो t सेकेंड बाद इसकी जो कंसंट्रेशन कितनी हो जाती है? x% इंक्रीज हो जाती है। तो इसकी परसेंटेज कितनी होती है? तो 100 माइनस x% कैसी हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। मतलब किसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है? तो यहाँ पे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन 0 से x में इंक्रीज हो रही है और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 0 से 100 माइनस x में डिक्रीज हो रही है। तो इसकी कंसंट्रेशन में कमी और इसकी कंसंट्रेशन में वृद्धि होती है। ये डिक्रीज हो रहा है और ये इंक्रीज हो रहा है। तो जो इंक्रीज होती है उसकी वैल्यू होती है प्लस में होती है और जो डिक्रीज होता है उसकी वैल्यू होती है माइनस में होती है। आई बात समझ में? तो प्लस dx अपॉन dt किसको रिप्रेजेंट करता है? प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है और माइनस dx अपॉन dt किसको रिप्रेजेंट करता है? तो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को डिपेंड करता है, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है।
आर यू क्लियर? अरे बोलो, जहां समझ में ना आए बेटा पूछो आप लोग, ठीक है? तो ये प्लस dx अपॉन dt और ये होता माइनस dx अपॉन dt, ओके? प्लस dx अपॉन dt एंड माइनस dx अपॉन dt, ओके? और एक समय ऐसा आता है जब दोनों की कंसंट्रेशन आपस में इक्वल हो जाती है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जब कंसंट्रेशन आपस में इक्वल हो जाती है तो उस स्टेट को कहते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। कैसे कहते हैं? देखो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। जब रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो उसको एक ग्राफ के रूप में, यह है बेटा एक्स एक्सिस और यह है वाई एक्सिस। क्या है? वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस में अपन ले लेते हैं टाइम को, किसको ले लेते हैं? टाइम को। वाई एक्सिस में किसको ले लेते हैं? कंसंट्रेशन को। जब टाइम 0 होता है तो कंसंट्रेशन में कितनी होती है? 0% होती है। सर कंसंट्रेशन कितनी होती है? 100% होती है। कितनी होती है? 100% होती है। टाइम 0 पर कंसंट्रेशन 50% यहां पे हो जाएगा और यहां पे 0% हो जाएगा, है ना? 0% हो गया। तो जब टाइम तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? रिएक्टेंट को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रिएक्टेंट को। और ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? प्रोडक्ट को। मतलब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है? 0 से कैसी हो रही है? बढ़ रही है। और रिएक्टेंट का प्लस 1/3 dB अपॉन dt।
है ना। तो ये होती है रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट होती है। हो गया क्लियर? ओके, रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट होती है बेटा, क्या होती है? मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, है ना। मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ठीक है, याद रखना। मोल लीटर इनवर्स इनटू सेकेंड इनवर्स, ये किसकी यूनिट होती है? तो ये होती है रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट होती है। किसकी यूनिट होती है बेटा? रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट होती है, याद रखना, है ना। रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट होती है, ठीक है। अब स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के फॉर्म में इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखो, है ना। रेट ऑफ रिएक्शन को स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के रूप में किस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं? रससंगमणित गुणांक के रूप में किस रूप से रिप्रेजेंट करते हैं? तो जैसे बात करते हैं m1a प्लस m2b विल गिव्स n1c प्लस n2d। क्या है? m1a प्लस m2b विल गिव्स n1c प्लस n2d। देखो a का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना दिया? m1। माइनस m1, ऐसा, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इसको? तो ऐसा लिख सकते हैं कि माइनस dA अपॉन dt। b के विलुप्त होने की दर, तो b के विलुप्त होने की दर क्या हो जाएगी? माइनस dB अपॉन dt। अब क्या हो जाएगा? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C इज इक्वल टू प्लस dC अपॉन dt। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ dd अपॉन dt, याद रखना, है ना। ये माइनस में और ये प्लस में। और जब अपन रेट ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो -1 अपॉन m1 dA अपॉन dt इज इक्वल टू -1 अपॉन m2 dB अपॉन dt इज इक्वल टू प्लस 1 अपॉन n1 dC अपॉन dt इज इक्वल टू प्लस 1 अपॉन n2, तो dd अपॉन dt लिखते हैं। ओके, ये लिखते हैं। हो गया क्लियर? ऐसा लिखा जाता है। अरे बोलो यस सर। एक चीज याद रखना, रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में होती है ना। एक नोट कर लो, नोट कर लो बेटा कि अभिक्रिया की दर हमेशा धनात्मक होती है ना। जो अभिक्रिया की जो दर होती है, जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव, है ना, ऑलवेज पॉजिटिव, याद रखना, है ना। रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि ऋणात्मक चिन्ह अभिक्रिया की सांद्रता में कमी को दर्शाता है। यस सर। तो लिखो एक क्वेश्चन, है ना। अगर किसी ने पूछा कि H2O2 को डिसोसिएट करोगे तो H2O2 को डिसोसिएट करोगे तो 2H2O2, है ना। 2H2O2 विल गिव क्या हो जाएगा? 2H2O प्लस O2, है ना। अब 2H2O2 तो यहां पर रेट कैसे होगा? तो रेट इज इक्वल टू क्या? इज इक्वल टू प्लस DO2 अपॉन dt, क्योंकि ये क्या प्रोडक्ट है और ये क्या है? रिएक्टेंट है। बोलो ओके, है ना, याद रखना। नेक्स्ट, जहां पे किसका फॉर्मेशन होता है? तो अमोनिया का।
याद रखना, न्यूमेरिकल जब अपन सॉल्व करेंगे तो वहां पे उन्हीं को जिक्र करना जिसके बारे में कुछ दिया हुआ है, जिसके बारे में उस क्वेश्चन में कुछ दिया हुआ है, या तो डिसअपीयरेंस दिया हुआ है, -4.8 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर इंटू सेकेंड दी हुई है ना, मोल पर लीटर इंटू सेकेंड कितनी दी है, मोल पर लीटर इंटू सेकेंड दी हुई है। और आपको क्या फाइंड आउट करना,
2 इंटू 10 टू द पावर -4 मोल पर लीटर इंटू सेकंड दी हुई है ना, मोल पर लीटर इंटू सेकंड दी है। और आपको क्या फाइंड आउट करना, तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2 आपको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है, ये फाइंड आउट करनी है ना, याद रखना। तो सबसे पहले क्या करोगे, रेट इज इक्वल टू क्या लिखोगे, माइनस dN2 अपॉन dt इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/3 dH2 अपॉन dt इज इक्वल टू प्लस 1/2 dNH3 अपॉन dt, dNH3 अपॉन dt हो गया। अब आपको किसके बारे में दिया हुआ है, तो H2 एंड NH3, तो यहां पे सबसे पहले क्या करोगे, तो dH2 अपॉन dt इज इक्वल टू 1/2 dNH3 अपॉन dt है ना। अब यहां पे क्या करोगे, 1/3 कर दोगे, ठीक है, तो 1/3 कर दोगे तो यहां पे क्या हो जाएगा बेटा, यहां पे तो यहां पे हो जाएगा dH2 अपॉन dt इज इक्वल टू 3/2 इंटू इसकी जो वैल्यू दी है कितनी दी है बेटा, तो इसकी वैल्यू दी है 2 इंटू 10 टू द पावर -4 दी है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया और क्या आंसर आ रहा, 3 इंटू 10 टू द पावर -4 मोल पर लीटर इंटू सेकेंड। ओके, मोल पर लीटर इंटू सेकेंड, नोट करो जल्दी। हो गया, ओके हो गया हो तो फिर अपन आगे बढ़ते हैं, है ना। नेक्स्ट होती बेटा, लिखो रेट लॉ, लिखो रेट लॉ जिसे कहते हैं अभिक्रिया वेग, है ना, रेट लॉ अभिक्रिया वेग, रेट लॉ अभिक्रिया वेग, है ना, रेट लॉ अभिक्रिया वेग। तो जो अभिक्रिया वेग होती है क्या होती है, तो अभिक्रिया वेग क्या होता है, अभिकारक की सांद्रता के पदों में एक प्रायोगिक प्रदर्शन होता है ना। अभिक्रिया के या अभिकारकों की अभिक्रिया का जो वेग होता है, तो अभिक्रिया वेग का अभिकारकों की सांद्रता के पदों में प्रायोगिक प्रदर्शन क्या कहलाता है, वेग नियम कहलाता है। क्या कहलाता है, वेग नियम कहलाता है। और यहां पे होता क्या, यहां पे जनरली क्या होता है, रेट लॉ में, लिखो रेट लॉ, है ना। तो रेट लॉ में क्या होता है, तो लिखना रेट लॉ। तो रेट लॉ में जनरली एक केमिकल रिएक्शन होती है, देखो है ना, केमिकल रिएक्शन क्या होती है, तो एक केमिकल रिएक्शन है बेटा AA प्लस BB विल गिव प्रोडक्ट, है ना, AA प्लस BB विल गिव प्रोडक्ट, लिखो AA प्लस BB विल गिव प्रोडक्ट। तो यहां पर रेट लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता, तो रेट लॉ के अकॉर्डिंग यहां पर रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A की पावर x इंटू B की पावर y होती है ना। अभिकारक की सांद्रता के बारे में दिया जाता है, ठीक है, तो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A की पावर x इंटू B की पावर y, ये होती है रेट लॉ, है ना, A की पावर x इंटू B की पावर y। तो जहां पे x और y क्या होते हैं, तो ये प्रयोग द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, ठीक है, किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, प्रयोग द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। जब समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो यहां पर रेट इज इक्वल टू k A की पावर x इंटू B की पावर y होती है ना, A की पावर x इंटू B की पावर y होती है, याद रखना। जहां पे k क्या होता है, तो k होता है एक समानुपातिक स्थिरांक होता है, क्या होता है बेटा, समानुपातिक स्थिरांक या वेग स्थिरांक होता है, ठीक है, याद रखना। k इज क्या होता है, तो k इज कांस्टेंट होता है, ठीक है, क्या रेट कांस्टेंट होता है, क्या होता है, रेट कांस्टेंट होता है, ठीक है, याद रखना, रेट कांस्टेंट। इसी तरह ये रेट लॉ होती है। अब रेट लॉ के बाद क्या होता है, नेक्स्ट होता है रेट कांस्टेंट, है ना। तो रेट कांस्टेंट में क्या करोगे, तो रेट कांस्टेंट में करोगे n1a प्लस n2b विल गिव्स m1c प्लस m2d, ये होता है रेट कांस्टेंट के लिए, रेट कांस्टेंट, है ना। क्या होता है, n1a प्लस n2b विल गिव्स m1c प्लस m2d। ये क्या, पहला वाला क्या है, रिएक्टेंट है, और दूसरा वाला क्या है, प्रोडक्ट है। जब यहां पे लॉ ऑफ मास एक्शन लगाओगे, द्रव्य अनुपातिक क्रिया का नियम, तो द्रव्य अनुपातिक क्रिया का नियम क्या होता है, लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन, है ना। द्रव्य अनुपातिक क्रिया का नियम गुलबर्ग तथा वागे ने दिया था। उन्होंने क्या बताया था, तो उन्होंने ये बताया था, देखिए द्रव्य अनुपातिक क्रिया का नियम क्या होता है, तो उन्होंने ये बताया था कि जो अभिकारक की जो दर होती है उसके सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होती है ना। अभिकारक की दर उसके सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होती है, लेकिन अभिक्रिया की जो दर होती है उसके सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होती है, याद रखना,
ये किसने बताया था? तो किसने बताया था? ये गुलबर्ग तथा वागे ने दिया था। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ऑफ मास एक्शन, तो लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग क्या होता है? तो लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग होता है रेट इज इक्वल टू के, है ना, ए की पावर n1 इंटू बी की पावर n2 होती है ना, a की पावर n1 इंटू बी की पावर n2 होती है, ठीक है। a की पावर n1 इंटू बी की पावर क्या होती है? n2 होती है। और वही रेट लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है? तो रेट इज इक्वल टू क्या होता है? तो रेट इज इक्वल टू के a की पावर x इंटू बी की पावर y। देखो यहां पे a की पावर n1, यहां पे a की पावर n2, मतलब यहां पे जो पावर होती है वो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के इक्वल होती है। लेकिन यहां पे क्या होता है? अपन प्रैक्टिकल द्वारा प्राप्त करते हैं, प्रयोग द्वारा प्राप्त किया जाता है, ठीक है। याद रखना दोनों में अंतर ये होता है, एक होती रेट लॉ, एक होती रेट लॉ और दूसरी होती रेट कांस्टेंट के अकॉर्डिंग। तो रेट कांस्टेंट में किसके अकॉर्डिंग? तो लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग होती है ना। दोनों में अंतर देखो यहाँ पे, बाकी सब सेम है, बस अंतर क्या है? उसके पावर का अंतर है। तो पावर का अंतर यहाँ पे है ना, किसका अंतर है? पावर का अंतर, याद रखना, है ना। अब नेक्स्ट लिखना अभिक्रिया की कोटि, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की कोटि। तो अभिक्रिया की कोटि को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो अभिक्रिया की कोटि को रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल a प्लस स्मॉल b, a प्लस b b विल गिव प्रोडक्ट, है ना, a प्लस b b विल गिव प्रोडक्ट, है ना। स्मॉल a कैपिटल A प्लस स्मॉल b कैपिटल B विल गिव प्रोडक्ट। जब यहां पर रेट लॉ के अकॉर्डिंग देखते हैं तो रेट लॉ क्या होता है? देखो रेट लॉ के अकॉर्डिंग देखोगे अकॉर्डिंग टू दिस रेट लॉ, है ना, अकॉर्डिंग टू दिस रेट लॉ, तो रेट लॉ के अकॉर्डिंग क्या देखोगे? k इज इक्वल, सॉरी, रेट इज इक्वल टू k a की पावर x इंटू b की पावर y होती है ना, a की पावर x इंटू बी की पावर y होती है ना, a की पावर x इंटू बी की पावर y। तो वेयर x क्या है और वेयर y क्या है? तो a क्या है बेटा? x क्या है? तो a के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि है विथ रिस्पेक्ट टू a, है ना। x क्या है बेटा? विथ रिस्पेक्ट टू a के सापेक्ष क्या अभिक्रिया की कोटि है। तो उसको लिख सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू a। क्या लिख सकते हैं? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए, है ना। और ये क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू बी, बी के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि है ना, बी के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि है। तो x क्या है? a के सापेक्ष अभिक्रिया कोटि है, और y क्या है? b के सापेक्ष अभिक्रिया कोटि है। क्या है? b के सापेक्ष अभिक्रिया कोटि है। तो यहां पे अपन लिख सकते हैं कि x प्लस y इज इक्वल टू होता n, ठीक है। जब देखो, जब अभिकारकों की सांद्रताओं की घातों को, ठीक है, अभिकार की सांद्रता की जो घात होती है जब उसको जोड़ा जाता है तो उसी का योग क्या कहलाता है? अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। और इसे रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल n से। तो स्मॉल n इज इक्वल टू होता है x प्लस y। वेयर x, तो x है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू a एंड y क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू b है। आई बात सुनने? अरे बोलो, ठीक है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या होता है? स्मॉल n। क्या होता है? स्मॉल n होता है, ठीक है। x प्लस वाई इज इक्वल टू स्मॉल n होता है, याद रखना, x प्लस वाई इज इक्वल टू स्मॉल n, ठीक है। हो गया क्लियर? अब यहां पे क्या होता है कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती है बहुत सारी होती है। कैसे बहुत सारी होती है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होती है, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन होती है। अपन सबके बारे में स्टडी करेंगे, स्टेप बाय स्टेप सभी के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो कौन सी होती है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, फोर्थ ऑर्डर रिएक्शन, सॉरी फोर्थ तो नहीं, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन होती है, ठीक। मैं आपको कुछ यूनिट बता देता हूं, है ना। तो लिखो यूनिट सबसे पहले
इनवर्स हो जाएगी, है ना। और लास्ट में एक nth ऑर्डर के लिए होता है, और nth ऑर्डर से अपन पूरी चीजें फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। किससे? nth ऑर्डर से। तो nth ऑर्डर के लिए क्या होता है, तो डायरेक्टली फॉर्मूला लिखना। nth ऑर्डर के लिए क्या होता है, तो nth ऑर्डर के लिए होता है nth ऑर्डर, तो nth ऑर्डर के लिए होता है k इज इक्वल टू लीटर की पावर n-1, मोल की पावर 1 - n एंड सेकेंड इनवर्स, है ना, याद रखना। मोल की जीरो, इनके लिए क्या रखोगे, 3 रखोगे, ये पूरी चीजें फाइंड आउट कर लोगे। तो देखो के लिए ये है, जीरो ऑर्डर के लिए है, और ये आप जाएंगे, एक भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होंगे। कल इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे, है ना, कोटी वगैरह सब पढ़ लेंगे अपन, है ना, याद रखना, ठीक है। तो आज के सेशन को अपन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू, ठीक है।